नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम पढ़ने वाले हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा, हिंदी की संवैधानिक स्थिति एवं हिंदी का वर्तमान परिदृश्य। राजभाषा का अर्थ है राजा या राज्य की भाषा, वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। और राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। जैसे वर्तमान काल में भारत सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों के अतिरिक्त कुछ प्रादेशिक सरकारों के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में राजकाज हिंदी में होता है। तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश की सरकारें अपनी अपनी भाषा में कार्य करती हैं, हिंदी में नहीं करती हैं। राष्ट्रभाषा का क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है, क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान तो हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता, क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। अकबर के समय से लेकर मैकाले के काल तक फारसी राजभाषा रही और स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले यहाँ अंग्रेजी थी और अब भी बनी हुई है। देश की संस्कृति से राजभाषा का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। राष्ट्रभाषा सदा कोई स्वदेशी भाषा ही होगी। भारतीय जनता के व्यवहारों का आदान प्रदान फारसी या अंग्रेजी में निश्चित नहीं होता था, न अब हो सकता है। राज्य भाषा की अभिव्यक्ति सीमित विषयों तक होती है, विधि, सरकारी परिवहन, प्रशासन आदि, और यह अभिव्यक्ति क्रमशः रूढ़ और रुक्ष हो जाती है। इसमें लालित्य, मुहावरेदार या शैली वैविध्य का कोई स्थान नहीं है। हर दफ्तर की बनी बनाई शब्दावली है, वाक्यों का एक ढर्रा है। राष्ट्रभाषा का संबंध जीवन के प्रत्येक पक्ष से है। राजभाषा राष्ट्रभाषा पर अपना प्रभाव डालती है। कारण यह है, जो भी भाषा राजभाषा के पद पर आसीन होती है, लोग उसी में शिक्षा पाना आवश्यक समझते हैं। रोजी रोटी, सामाजिक प्रतिष्ठा और भौतिक लाभ के लिए युवा वर्ग में उसी भाषा का बोलबाला होता है। शासन की भाषा का अनुकरण होने लगता है। कचहरी और सरकारी कार्यालयों में संपर्क रखने वाले लोगों के द्वारा वही भाषा जनसाधारण में प्रचलित होती है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रभाषा की भाषाएं और राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में। हिंदी विरोधियों द्वारा प्रश्न उठाया जाता रहा है कि हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा क्यों है। गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि राष्ट्रभाषाएं कैसे नहीं हैं। बात यह है कि अपने देश की कोई भी भाषा हमारे राष्ट्र की बहुमूल्य और भाषा है, परंतु राष्ट्र के अंदर एक भाषा और पूरे राष्ट्र की एक सामान्य भाषा मानने में अंतर है। तमिल, मलयालम, मराठी, उड़िया, बंगला आदि राष्ट्र की भाषाएं हैं। हिंदी पूरे राष्ट्र की भाषा है। हमारे नेताओं ने एक स्वर में इसी को सारे देश की संपर्क भाषा मानकर राष्ट्रभाषा कहा और अन्य भाषाओं को राष्ट्र की नाना भाषाएं माना, जिन्हें हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में परिगणित कर दिया गया। इसमें किसी भी भाषा या बोली का निरादर नहीं है। सवाल राष्ट्रीयता बनाम प्रांतीयता का है। हमारे देश में कितने ही सुंदर और उपयोगी पक्षी हैं, तोता, मैना, कबूतर, बाज, परंतु मोर राष्ट्रीय पक्षी है। इससे अन्य पक्षी न अभारतीय हैं और न ही अराष्ट्रीय। राष्ट्रीय पशु बाघ माना गया है। इससे हिरण, हाथी, गाय आदि के प्रति हमारे आदर और गर्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। एक राष्ट्र में एक राष्ट्रभाषा हमारे गौरव और हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रतीक है। सार्वदेशिक, सर्वराष्ट्रीय या पूरे देश की संपर्क भाषा बनने
या मान्य होने के लिए विद्वानों ने निम्नलिखित योग्यताएं गिनाई हैं कि किसी भी भाषा में को अगर राष्ट्रभाषा बनाना है या संपर्क भाषा बनाना है तो वो उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वह राष्ट्र में बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जाती हो, उसका अपने क्षेत्र से बाहर भी व्यापक विस्तार हो, वह राष्ट्र की सांस्कृतिक और भाषिक विरासत की सशक्त उत्तराधिकारी हो, उसकी व्याकरणिक संरचना सरल, सुबोध और वैज्ञानिक हो, उसकी शब्द सामर्थ्य तथा अभिव्यंजनात्मक क्षमता उत्तम हो, उसमें जीवंतता और सजीवता हो ताकि वह नए शब्दों और प्रयोगों को आत्मसात करती हुई विकासोन्मुख रहे, उसकी लिपि पूर्ण और वैज्ञानिक हो। भारत की सभी भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें ये सभी उपर्युक्त गुण पाए जाते हैं। हिंदी भारत के सबसे बड़े भूभाग में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के लोगों की अर्थात 43% जनता की तो मातृभाषा ही है और इसके अतिरिक्त हिंदी प्रदेश के आसपास जैसे पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल और असम के अधिकतर लोगों की दूसरी भाषा है एवं दक्षिण के बहुत से लोग दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में इसे भली प्रकार बोलते समझते हैं। हिंदी संस्कृत, प्राकृत आदि की पूर्णतया उत्तराधिकारी है। विरासत में मिला युग का सांस्कृतिक साहित्य हिंदी ने ही प्रचारित किया है। हिंदी अत्यंत सरल और वैज्ञानिक भाषा है। काबुल का पठान या कश्मीर का ठेठ व्यक्ति भारत के नाना प्रदेशों में घूमता है या निवास करने लगता है तो वह पड़ोस की भाषा पंजाबी प्रायः नहीं सीख पाता, परंतु वह सर्वत्र हिंदी बोलता है। विदेशों से भी जो पर्यटक आते हैं वे किसी भारतीय भाषा में आसानी से अपना लगाव बना लेते हैं तो वह हिंदी भाषा ही है। एक अंग्रेज ने यहाँ तक कहा कि एक पोस्टकार्ड पर हिंदी का सारा व्याकरण आ जाता है। हिंदी का शब्द भंडार अत्यंत समृद्ध है और इसमें देशी विदेशी सब तरह के शब्दों को पचाने की अद्भुत क्षमता है, जिससे यह भारत की प्रगतिशील भाषा कही जाती है और भारत की सामाजिक संस्कृति का सशक्त माध्यम है। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है और हाल में जो नए वर्ण इसमें जोड़े गए हैं उनसे यह भारत की किसी भाषा को लिप्यांकित करने में समर्थ है। अब बात करते हैं हम संपर्क भाषा की। तो समाज की कोई सुगठित इकाई होगी तो उसकी अपनी एक संपर्क भाषा अवश्य होती है। छोटी से छोटी इकाई अर्थात परिवार से लेकर गांव या नगर, जिला, प्रदेश, देश या राष्ट्र तक एक इकाई हो सकती है और हम तो वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले हैं। सब इकाइयों में विचार विनिमय, भावाभिव्यक्ति, लेन देन, विहार व्यवहार के लिए कोई एक भाषा अवश्य होती है, अन्यथा उस इकाई का रोजमर्रा का काम नहीं चलता। वह भाषा उस इकाई के स्तर के अनुसार शब्दों और वाक्यों या अभिव्यक्तियों में लघु, सीमित या बड़ी और विस्तारपूर्ण हो सकती है, पर उससे उस सामाजिक इकाई का सारा काम संपन्न होता है। उस भाषा के बिना वह समाज ही नहीं बनता। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा कि संपर्क भाषा वह भाषा है जो हमें अन्य लोगों के संपर्क में लाए। ऐसी भाषा जो उस देश में कहीं चले जाने पर काम आए, अर्थात जिसका व्यवहार देशव्यापी हो। हिंदी संपर्क भाषा भारत में काफ़ी लंबे अरसे से रही है। दक्षिण से आकर माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य और अन्य आचार्य सारे भारत में इसी भाषा के माध्यम से अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करते रहे। दक्षिण के तीर्थों तिरुपति, मदुरै, कन्याकुमारी और रामेश्वरम तक उत्तर भारत के लोग जाते थे तो हिंदी से काम चलता था। वर्तमान में रेडियो, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं हिंदी का बेहतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी प्रदेशों के लोग हिंदी प्रदेशों में आकर सरकारी प्राइवेट नौकरी करते हैं तथा वे शीघ्र ही हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हिंदी का संपर्क भाषा रूप उज्जवल हो रहा है।
अब हम बात करेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में। तो स्वतंत्रता के बाद राज्य सत्ता जनता के हाथ में आई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक हो गया कि देश का राजकाज लोक की भाषा में हो, अतः राजभाषा के रूप में हिंदी को एक मत से स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। तब से राजकार्यों में इसके प्रयोग का विकास क्रम आरंभ होता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारत के संविधान के अध्याय 17 अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया और इसी के साथ उसके विकास के लिए भी संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार निर्देश दिए गए। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृत किए जाने का निर्णय संविधान सभा द्वारा लिया गया। संविधान सभा ने राजभाषा के संबंध में 3 मुख्य व्यवस्थाएं की। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि के लिए अंग्रेजी राजभाषा के रूप में चलती रहेगी। हिंदी के विकास के कारण अन्य भारतीय भाषाओं की उपेक्षा ना हो। संविधान में राजभाषाओं के लिए जो प्रावधान किए गए, तो संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में कार्य किया जा सकेगा। यदि कोई संसद सदस्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता, तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति से अपनी मातृभाषा में अपने विचार व्यक्त कर सकता है। अनुच्छेद 210 के अनुसार विभिन्न राज्यों के विधानमंडल हिंदी अथवा अंग्रेजी में कार्य करेंगे। यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में के सभापति सदस्य को उसकी मातृभाषा में विचार व्यक्त करने की अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी तथा अंक भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप वाले होंगे। सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्षों की अवधि तक किया जाता रहेगा, परंतु राष्ट्रपति इस अवधि के दौरान शासकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा का प्रयोग अधिकृत कर सकेगा। 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा अंकों के देवनागरी रूप में प्रयोग को उपबंधित कर सकती है। अनुच्छेद 344 के अनुसार संविधान लागू होने के 5 एवं 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। यह आयोग हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग आदि की सिफारिश करेगा। संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। यह समिति राजभाषा आयोग की सिफारिशों के बारे में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगी। अनुच्छेद 345 के बारे में जानते हैं। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य को किसी एक अथवा अन्य भाषाओं को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। अनुच्छेद 346 के अनुसार किसी एक या दूसरे राज्य और संघ के बीच में संचार की भाषा राजभाषा होगी। अनुच्छेद 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति वैसा करने के लिए संबंधित राज्य को आदेश दे सकते हैं। अनुच्छेद 348 जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। संसद एवं राज्यों के विधानमंडलों में पारित विधेयक राष्ट्रपति एवं राज्यपालों द्वारा
जारी सभी अध्यादेश, आदेश, विनिमय, नियम आदि सबके प्राधिकृत पाठ भी अंग्रेजी भाषा में ही माना जाएगा। अनुच्छेद 349 संविधान लागू होने के 15 वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी के अलावा किसी भी दूसरी भाषा का प्राधिकृत पाठ नहीं माना जाएगा। किसी अन्य भाषा के प्राधिकृत पाठ हेतु भाषा आयोग तथा सिफारिशों की गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 350 के अनुसार शिकायत निवारण करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ अथवा राज्य में प्रयुक्त किसी भी भाषा में अपना अभिवेदन दे सकता है। अनुच्छेद 351 क्या कह रहा है कि इसके अंतर्गत हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि तथा विकास करना, भारत की सामासिक संस्कृति को विकसित करना, हिंदी को भारतीय तथा अन्य भाषाओं से जोड़कर उसका दायरा विस्तृत करना संघ का उद्देश्य होगा। अब हम बात करेंगे जो संविधान में कुछ संशोधन हुए। राजभाषा नियम 1976 की जो विशेषताएं थी वो क्या है? राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत कुल 12 नियम बनाए गए। तमिलनाडु राज्य को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों पर समान रूप से ये नियम लागू होते हैं। हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। क्षेत्र क समस्त हिंदी भाषी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्र ख गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा चंडीगढ़। क्षेत्र ग इसके अंतर्गत वे राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र आते हैं जो क्षेत्र का और खा के अंतर्गत नहीं आते हैं। राजभाषा नियम 1976 में हिंदी पत्राचार के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत प्रावधान है कि व्यक्तिगत अथवा राज्य सरकार द्वारा हिंदी में भेजे गए पत्रों का जवाब हिंदी भाषा में ही अनिवार्य रूप से देना होगा। कोई भी कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में अभ्यावेदन कर सकता है। नियम 5 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया कि सरकारी कार्यालय से जारी होने वाले परिपत्र, प्रशासनिक रिपोर्ट, कार्यालय आदेश, अधिसूचना करार, संधियों, विज्ञापन तथा निविदा सूचना आदि अनिवार्य रूप से हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी किए जाएंगे। केंद्रीय सरकार के अधिकारी या कर्मचारी फाइलों में टिप्पणी केवल हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकते हैं। किसी अन्य भाषा में वे उसका अनुवाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियमों के उपबंधों का समुचित पालन किया जा रहा है और उसके सुनिश्चित पालन के लिए प्रभावकारी जांच बिंदु निर्धारित करे। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राजभाषा नियम 1976 से राजभाषा हिंदी प्रगामी प्रयोग में काफ़ी मात्रा में गति आई तथा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी हिंदी में कामकाज करने में निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिला।